एसएससी के इंग्लिश सीरीज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। तो पहला है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें तुम्हारा पूछ रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द और फॉल्स आइडिया और बिलीव, यानी कि एक गलत विचार या विश्वास। तो इसको क्या कह सकते हैं? तो देखो, रेटिसेंस का मतलब होता है चुप रहने की प्रवृत्ति। फिर तुम्हारा एट्रोफी का मतलब होता है जो कोई अंग जो है शरीर का एक अंग बेकार जो हो जाता है तो उसको एट्रोफी कहते हैं। फिर फॉलेसी का मतलब होता है भ्रांति, यानी कि गलत आइडिया। तो यही इसका जो है करेक्ट सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। फिर तुम्हारा एंट्रोपी का मतलब क्या होता है? उसमें होता है किसी सिस्टम में जो गड़बड़ी होती है ना, उसको मापने के लिए एंट्रोपी यूज होता है। तो अब नेक्स्ट है तुम्हारा आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम। सिक्योर, सिक्योर मतलब होता है बचाना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका एंटोनिम पूछ रहा है, यानी उल्टा पूछ रहा है। तो सक्सीड क्या मतलब होता है? सक्सीड मतलब होता है सफल होना। सेव मतलब बचाना, जो कि इसका सिनोनिम हो गया। और अटैक मतलब होता है आक्रमण करना। तो यही हो जाएगा इसका एंटोनिम। ट्रंडल का मतलब क्या होता है? तो ट्रंडल मतलब होता है कि धीरे धीरे चलना, रेंगना एक तरह से समझो, या फिर भारी कदमों से चलना। नेक्स्ट है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। गौरव वॉज नो गुड देन अ फुलिश पर्सन। तो यहाँ पर देखो क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है। तो जब कंपेयर करते हैं तो किसका यूज करते हैं? कंपैरेटिव डिग्री का। तो गुड का यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री यूज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? गौरव वॉज नो बेटर देन अ फुलिश पर्सन। अब तुम्हारा सेंटेंस करेक्शन। ही रैन क्विक टू कैच द बस। अब देखो इसमें तुम्हारा कहाँ पे क्विक के जगह पर जो है तुमको कुछ और लाना है ताकि ये सेंटेंस जो है वो करेक्ट हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्विक के जगह हो जाएगा क्विकली, क्योंकि यहाँ पे क्या है? ही रैन, यानी कि तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस V2। उसके बाद क्या आएगा तुम्हारा? जब कोई वर्ब आ गया तो उसके बाद अगर वर्ब को हम इनहेंस कर रहे हैं, वर्ब को और ज्यादा हम डिफाइन कर रहे हैं, तो उसके लिए एडवर्ब यूज करेंगे। तो ही रैन क्विकली आएगा ना, तो इसलिए यहाँ पे क्विकली हो जाएगा। यहाँ पे रैपिडली आता तो भी सही होता, लेकिन जो भी आएगा एडवर्ब आएगा। नेक्स्ट है तुम्हारा सिनोनिम है एक्वेंस, एक्विस। एक्विस का मतलब क्या होता है? तो एक्विस का मतलब तुम्हारा होता है एक तरह से सहमत होना, एक तरह से मतलब हम तुम्हारी बात से राजी हैं, तुमको जो है तुम्हें जो है हम स्वीकार कर रहे हैं जो भी तुम कह रहे हो। इसका क्या हो सकता है? डेसिस्ट। डेसिस्ट का मतलब होता है रुकना या बचना। फिर सीज का मतलब होता है रुकना, एक तरह से समाप्त होना या रुक जाना। फिर थॉट का मतलब होता है किसी योजना का विफल होना। कनकर, कनकर का मतलब होता है किसी बात से सहमत होना। तो एक्विस जो है उसका सबसे जो तुम्हारा अप्रोप्रिएट सिनोनिम लग रहा है वो कॉन्कर ही लग रहा है। कॉन्कर का मतलब क्या होता है? किसी बात से सहमत होना। नेक्स्ट है तुम्हारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। दैट विच कैन नॉट बी कनकर्ड, यानी कि जिसे हराया ना जा सके, जिसको तुम जीत ना सको, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इनविंसिबल। इनविजिबल यानी कि अजेय, जिसको तुम हरा ही नहीं सकते हो। इसमें फिर जैसे इनविजिबल है तो इनविजिबल मतलब जो दिखे ना, जो अदृश्य हो। फिर इनडिलाइबल, तो इनडिलाइबल मतलब होता है कि जिसे मिटाया ना जा सके। फिर है इनएफेबल। तो इनएफेबल का मतलब क्या होता है? जिसे तुम शब्दों में बयां ना कर सको, व्यक्त ना कर सको। नेक्स्ट है तुम्हारा सिनोनिम बताना है। क्या है? हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मैन। तो इसमें एम्बिशन का तुम्हारा क्या इसमें से सिनोनिम हो सकता है? तो देखो एपैथी। एपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता, या मतलब जिसमें तुम इंटरेस्टेड ना हो उसको कहते हैं एपैथी। फिर है सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन मतलब हो गया संतुष्टि। ईगरनेस, ईगरनेस मतलब होता है उत्सुकता। और अमेंड, अमेंड का क्या मतलब होता है? सुधार करना। जैसे होता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, तो संविधान सुधार। तो उसी तरह से जो है यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए? एम्बिशन। एम्बिशन मतलब क्या होता है? कुछ हासिल करने की इच्छा। तो यहाँ पर क्या हो सकता है इन चारों में से? तो ईगरनेस जो है वो लगभग इसके सबसे करीब लग रहा है, क्योंकि ईगरनेस मतलब होता है उत्सुकता। तो वो चाह क्या रहा है? अपनी लाइफ में एक अच्छा और संतुष्ट आदमी बनना चाह रहा है, एक खुश और संतुष्ट आदमी बनना चाह रहा है। तो ये उसकी उत्सुकता को दर्शाएगा, क्योंकि और तो कोई इसमें मैच खा नहीं रहा है, तो इसलिए ईगरनेस हो जाएगा। देखो तुम्हें जरूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम ही मिले। तुम्हें जब सिनोनिम या फिर ऐसा कोई भी ऑप्शन वाला जो आता है तो जो उसके सबसे करीब मैच कर रहा है तुम्हें वो मानना होता है। नेक्स्ट है तुम्हारा ईडियम। द रिनाउंड पब्लिशर डिसाइडेड टू विथड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन दिस बुक, इंटरेस्टेड इन द बुक एज द आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंटेड वर। देखो क्या बोल रहा है कि जो पब्लिशर है वो क्या कर रहा है? एक बुक को मार्केट से हटाने की सोच रहा है या हटाने का निश्चय किया है। क्यों? क्योंकि कोई भी उस बुक में इंटरेस्टेड नहीं है और जो भी आर्गुमेंट प्रेजेंट किए गए हैं वो सब क्या है? तो देखो हाई एंड माइटी का क्या मतलब होता है? हाई एंड माइटी का मतलब हुआ अहंकारी, एकदम एरोगेंट से भरा हुआ। आउट ऑफ द वुड्स मतलब खतरे से बाहर। बिसाइड द मार्क मतलब जो कि रेलेवेंट ना हो, यानी अप्रासंगिक हो। और अंडर द रोज का मतलब गुप्त रूप से।
तो जो आर्गुमेंट्स प्रेजेंट किए गए वो क्या हो सकते हैं जिस वजह से कोई भी उस बुक को नहीं खरीदना चाह रहा है और जो पब्लिशर है उस बुक को, उस पर्टिकुलर बुक को मार्केट से हटा रहा है। तो क्या हो सकता है? बिसाइड द मार्क ये हो सकता है कि उसके जो आर्गुमेंट्स थे वो रेलेवेंट नहीं थे, वो अप्रासंगिक थे। क्योंकि देखो अहंकारी भी नहीं होगा, तुम्हारा खतरे से बाहर भी नहीं होगा और गुप्त रूप से भी नहीं होगा। तो सबसे अप्रोप्रिएट यही लग रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। रिसीव, रिसीव का क्या मतलब होता है? रिसीव का मतलब होता है तुम्हारा प्राप्त करना या स्वीकार करना। तो इसका तुम्हारा अपोजिट क्या हो जाएगा? एडमिट का क्या मतलब होता है? स्वीकार करना। एग्जाइल का मतलब होता है कि निकाल देना। एक तरह से एग्जाइल ही हो जाए, क्योंकि एग्जाइल का मतलब होता है, जनरली एग्जाइल जो यूज किया जाता है वो किसी देश से निकालने के लिए किया जाता है। तो एग्जाइल का मतलब होता है निर्वासित करना। तो रिसीव को भी अगर हम एक तरह से देखें तो देश में किसी के आने को जो है इस तरह से हम मतलब एक तुम्हें कॉन्टेक्स्ट दे रहा हूँ कि एक कॉन्टेक्स्ट में हम उसे यूज कर सकते हैं रिसीव को। उसके बाद क्या क्या है? तो रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड मतलब पुरस्कृत करना और फंड यानी कि धन देना। तो सबसे जो सुटेबल है वो एग्जाइल ही है, क्योंकि रिसीव मतलब लेना यानी प्राप्त करना और एग्जाइल का मतलब निकालना, तो इसलिए एग्जाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस। अब तुम्हें इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। सोमन डज नॉट लाइक बनानास। तो क्या है? किस टेंस में है? पहली बात तो ये तुम्हारा सिंपल प्रेजेंट टेंस में है और ये निगेटिव फॉर्म में है। तो क्या हो जाएगा? सबसे पहले तुम इसको बदलो। तो क्या करोगे? पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को आपस में बदल दोगे। तो क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी तुम्हारा हो जाएगा बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। तुम्हारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि पहले बनानास, फिर बनानास के साथ क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, क्योंकि ये प्लूरल है। उसके बाद नॉट लाइक्ड बाय सोनम। नेक्स्ट तुम्हारा है जम्बल्ड सेंटेंसेस। क्या बोल रहा है? द जेन्युइन बिलीफ्स though not unconsciously acquired by most children, and even if they depart from their beliefs in later life, something of them remains deeply implanted, ready to emerge in a time of stress or crisis. The importance of education in forming character and opinion is very great and well recognized by all. Education is, as a rule, the strongest force on the side of what exists and against फंडामेंटल चेंज। तो देखो पहली बात ये कह रहा है? तो पहले तो इसमें ए में क्या बोल रहा है कि द जेन्युइन बिलीफ, यानी कि जनरली जो शिक्षा के बारे में जो मान्यता है तो क्या करता है? दो नॉट अनकॉन्शियसली एक्वायर्ड बाय मोस्ट चिल्ड्रेन, यानी कि तुम्हारा एक मिनट देखो जो भी विश्वास जो है वो अनजाने में बच्चों को जो है बच्चों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। मतलब जो बात उसके आसपास जो है वो सुनते हैं वो लोग, जिस चीज को वो लोग मान लेते हैं कि हाँ ऐसा होता होगा, वो क्या होता है? इवन इफ दे डिपार्ट फ्रॉम देयर बिलीफ्स इन लेटर लाइफ, भले ही बाद में जो है वो उन चीजों से जो है अलग हो जाते हैं। बाद में क्या है? समथिंग ऑफ देम रिमेन्स डीपली इम्प्लांटेड, लेकिन फिर भी जो है उसमें से कुछ चीज जो है वो बाद में तनाव के समय में कैसे उभरते हैं इस चीज को दर्शा रहा है। द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल, यानी कि शिक्षा का जो महत्व है वो कितना है और किस तरह से जो है वो हमारे जीवन को फॉर्म करने में, हमारे कैरेक्टर को बनाने में, हमारे ओपिनियंस को फॉर्म करने में जो है उसे शेप देने में कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो सबको पता है। और एजुकेशन जो है वो क्या एक मतलब ये तो एकदम सिंपल इजी सा, तुम अगर तुम इसको चाहो तो मुझे जहां तक लगता है इसको तुम शुरुआत से भी स्टार्ट कर सकते हो या नहीं तो इसको तुम लास्ट में भी रख सकते हो, क्योंकि ये क्या बोल रहा है? एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स एंड अगेंस्ट फंडामेंटल चेंज, यानी कि शिक्षा जो है वो यथास्थिति का समर्थन करती है। ठीक, तो अब देखो क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो ये द इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इज फॉर्मिंग कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल रिकॉग्नाइज्ड बाय ऑल। सबसे पहले तो तुम्हारा ये आ जाएगा, अगर तुम्हें इसे पहले नहीं रखना है, एजुकेशन इज वाला जो लाइन है अगर तुम्हें इसे पहले नहीं रखना है तो ये आ जाएगा। तो पहले सी, उसके बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? द जेन्युइन बिलीफ वाला लाइन आ जाएगा कि क्या करता है? देखो ये जो बात है कि समथिंग ऑफ देम रिमेन्स, ये क्या समथिंग ऑफ देम वाला जो है किसके लिए बात कर रहा है? तो उन बिलीफ्स की बात कर रहा है जो बच्चों को अनकॉन्शियसली मिले थे, जो बच्चों ने अनकॉन्शियसली जो है अपने अंदर धारण कर लिए। तो पहले तो ए आएगा, उसके बाद ही बी आएगा, ये तो क्लियर है। तो सबसे पहले सी आ जाएगा, उसके बाद ए बी और लास्टली तुम्हारा डी आ जाएगा। तो सी ए बी डी ऑप्शन में है। इसके अलावा हो सकता है एक कि पहले हम डी को रख दे फिर सी ए बी कर दे, यानी डी सी ए बी। अरे भाई ऑप्शन में दोनों ही है, सी ए बी डी भी है, डी सी ए बी भी है। तो देखो इसको थोड़ा सा और हम जो है इनहेंस करके समझते हैं। एजुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ व्हाट एग्जिस्ट्स एंड अगेंस्ट फंडामेंटल चेंज। तो ये शुरू में आना चाहिए या लास्ट में?
देखो इसको हम शुरू में रख सकते हैं एक तरह से, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एजुकेशन जो है वो किस चीज का समर्थन कर रही है, बस ये चीज को वो बता रहा है। एजुकेशन जो है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, इस चीज को दर्शा रहा है, तो इसलिए हम इसको शुरुआत में ही रखते हैं। तो पहले आ जाएगा डी, इसके बाद CAB, तुम्हारा DCAB ये सही होगा। नेक्स्ट है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब तुम्हें नेवर एबल टू डाई को पहले एक बार पढ़ ही लो। इन इंडियन मिथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुराज विश टू बी नेवर एबल टू डाई, यानी कि ज्यादातर जो असुर थे वो क्या था, सोचते थे कि मतलब क्या, वो अपना विश करते थे, जब भी वो भगवान को बुलाते थे तो अमर होने के लिए विश करते थे। इसमें क्या हो जाएगा, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको तुम कभी हरा ना सको। इम्परवियस, तो इम्परवियस का मतलब होता है जिसे भेदा ना जा सके। फिर इनविजिबल मतलब अदृश्य, और इमॉर्टल मतलब अमर। तो नेवर एबल टू डाई का मतलब होता है अमर, यानी इमॉर्टल। ये हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट है तुम्हारा पैसिव वॉइस। समवन हैज टेकन माई सीक्रेट डायरी। अब देखो इसका तुम्हें पैसिव वॉइस बनाना है, तो हैज प्लस V3 है, इट मींस दैट प्रेजेंट परफेक्ट में है, तो हैज प्लस बीन प्लस V3 हो जाएगा। तो माई सीक्रेट डायरी हैज बीन टेकन बाय समवन, ये तुम्हारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट है तुम्हारा सिनोनिम बताना है। ड्यूरिंग कोविड टाइम्स मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड सेंटिमेंटल अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मेनी ऑर्गेनाइजेशंस मेड सेंटिमेंटल अपील्स टू रेज फंड्स फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि जो तुम्हारे शरणार्थी या जो तुम्हारे कहीं और से माइग्रेट करके जो वर्कर्स आए थे उनके फंड्स को बढ़ाने के लिए जो है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन अपील कर रहे थे। किस टाइम पे, तो कोरोना के टाइम पे। तो खैर ये जरूरी नहीं है, मेन हमें सेंटिमेंटल का सिनोनिम बताना है। तो यहाँ पर सिनोनिम देखो, सेंटिमेंटल का सिनोनिम क्या क्या हो सकता है, तो पहले तुम ऑप्शन में देख लो क्या क्या है। मॉकिश, मॉकिश का मतलब क्या होता है, मॉकिश का मतलब सेंटिमेंटल ही होता है, लेकिन मॉकिश जो है वो एक मतलब निगेटिव साउंड करता है, क्योंकि इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल, अति भावनात्मक। फिर क्या है सिंसियर, सिंसियर का मतलब होता है तुम्हारा भावनात्मक, ईमानदार, वास्तविक, मतलब जो कि जनरल जो फील होता है ना उसको सिंसियर करते हैं। इसके बाद है साइनिकल, तो साइनिकल क्या होता है, निंदक। फिर है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल यानी कि व्यावहारिक। तो अब देखो इसमें ज्यादातर तो चांस है कि तुम्हारा सिंसियर होना चाहिए, क्योंकि मॉकिश क्या दिखाता है, वो भावना की एकदम अति को दिखाता है, यानी कि बहुत ज्यादा जो इमोशनल। तो बहुत ज्यादा तो सेंटिमेंटल भावना से नहीं कहा जाएगा ना कि इसको रेज मतलब फंड को रेज किया जाए, वो एक ईमानदारी से एक जो है तुम्हारे सिंसियर वे में, यानी एक थोड़ा भावना है, भावनाओं को जगाने वाली, अपनी भावना को जगाने वाली अपील के लिए जो हम सिंसियर यूज कर सकते हैं। मॉकिश मुझे नहीं लगता यूज होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मतलब टू मच दिखा रहा है भावना को। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ही इज एन अथिस्ट ऑल्दो ही रिस्पेक्ट्स एवरीवन्स बिलीव। तो अथिस्ट का क्या मतलब होता है, अथिस्ट का मतलब होता है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, यानी कि नास्तिक। नेक्स्ट है तुम्हारा मीनिंग ऑफ एन इडियम। तो क्या है, इन माई न्यू ऑफिस ऑल एम्प्लॉयज वर डिफरेंट सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर। तो फिश आउट ऑफ वाटर का क्या मतलब होता है, तो इस इडियम का मतलब होता है अनकंफर्टेबल। क्या हो जाएगा, अनकंफर्टेबल, कि वो जो नया ऑफिस जो मैं ज्वाइन किया तो वहाँ सारे एम्प्लॉय अलग अलग थे, मैं किसी को जानता नहीं था, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। नेक्स्ट है तुम्हें स्पेलिंग बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है गलत स्पेलिंग है। तो क्या है, एम्बैरेस, अकरेंस, एक्सेलरेट और एकोमोडेट। तो देखो एक्सेलरेट का स्पेलिंग जो होता है वो ये नहीं होता है। एक्सेलरेट में क्या होता है, EXHILARAT, एल के बाद जो है ई नहीं आता है बल्कि ए ही आता है, तो इसीलिए जो है इसका स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट है तुम्हारा ईरर आइडेंटिफिकेशन। मिसेस श्री लक्ष्मीज म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर देन मिसेस सुमाज, यानी कि मिसेस श्री लक्ष्मी की जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस है वो मिसेस सुमा से सुपीरियर है। इसमें देखो गलती कहाँ पे आ रही है, देखो सुपीरियर के साथ जो है वो देन, मैं पहले वाले में भी बता चुका हूं कि जूनियर टू, सीनियर टू, प्रीफर टू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, इन सब में जो है सुपीरियर के साथ या फिर जैसे जो भी वर्ड्स होते हैं उनके साथ देन नहीं लगता है, टू लगता है। तो ये जो ये सेगमेंट है तुम्हारा, यानी कि तुम्हारा ये सेगमेंट ये गलत लिखा हुआ है, सुपीरियर टू हो जाएगा। अब है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। इफ आई वॉज द क्वीन आई वुड गिव अ हैंडसम सम टूवर्ड्स एजुकेशन। देखो इफ आई वॉज द क्वीन, यहाँ पे क्या है, एक तुम्हारा इमेजिनरी सेंटेंस बताया जा रहा है, एक काल्पनिक, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जा रही है जो कि अनरियल है। तो यहाँ पर जब भी हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात की जाती है तो उसमें क्या होता है कि वर का यूज किया जाता है, इररेस्पेक्टिव ऑफ सब्जेक्ट तुम्हारा क्या है उसके लिए वर ही यूज किया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इफ आई वर द क्वीन, तो इसलिए तुम्हारा ये जो है
इससे तुम अगर इसको सब्स्टिट्यूट करोगे वॉज द क्वीन को, तो फिर ये तुम्हारा सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अब देखो एक्सीड, EXCEED सही है, प्रोसीड भी सही है, फिर सक्सीड भी सही है, प्रीसीड, देखो प्रीसीड का स्पेलिंग गलत है। प्रीसीड का स्पेलिंग होता है PRECEDE, यानी पहले डी आता है उसके बाद ही आता है, इसलिए इसका स्पेलिंग गलत है। और स्पेलिंग पहचानने का एक ही तुम्हारे पास तरीका है कि तुम जितना ज्यादा हो सकता है बुक्स पढ़ो, क्योंकि जब तक वो वर्ड्स तुम्हारे आंखों के सामने कम से कम जो है 50-60 बार ना गए होंगे, तब तक वो तुम्हें ऐसा नहीं होगा कि आंख में चुभेगा। तुम्हें आंख में देखते हुए चुभना चाहिए कि नहीं ऐसे नहीं लिखा जाता, ये गलत लग रहा है, ये गंदा सा वर्ड जो है ये सही नहीं है। नेक्स्ट तुम्हारा है कंप्रहेंशन पैसेज। इसमें तुम्हें क्लोज टेस्ट बनाना है। अब देखो कहां से शुरू हो रहा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड यहां से। द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज ब्लैंक इन इट्स प्रेजेंटेशन बट ब्लैंक द स्टाइल eases out and becomes haunting in its simplicity. The author brings out the human elements in his story. This common element of sympathy and sacrifice is given a new blank by the old artist, who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares blank. O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled, a fine blank of humor and pathos. तो अब देखो सबसे पहले हम क्या आना चाहिए, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज ब्लैंक इन इट्स प्रेजेंटेशन। तो प्रोन होगा, डिलेक्टेबल होगा, क्वाइंट होगा या हैबिचुअल होगा। तो देखो जैसे तुम्हारा इस शुरुआत में मतलब कि कहानी की शुरुआत की बात कर रहे हैं ना, कि कहानी की शुरुआत कैसी है, तो वो ब्लैंक इन इट्स प्रेजेंटेशन बट द ब्लैंक इज द स्टाइल eases out and becomes haunting in its simplicity. तो बाद में भले ही सिंप्लिसिटी होती है, इट मीन्स दैट शुरुआत में कैसी होगी, शुरुआत में थोड़ी उठ पटांग होगी, थोड़ी सी अजीब होगी। तो अजीब को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्वांट बोलते हैं। तो पहले क्या हो जाएगा क्वांट, यानी थोड़ा सा विचित्र। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बोल रहा है, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी इज क्वांट इन इट्स प्रेजेंटेशन बट ब्लैंक द स्टाइल eases हार्डली, रिसेंटली, इनिशियली, ग्रेजुअली। देखो आगे चल के या फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब होता है धीरे धीरे। तो क्या बोला है, शुरुआत में भले ही जो है वो थोड़ी सी विचित्र थी, लेकिन धीरे धीरे द स्टाइल eases आउट एंड बिकम्स हॉन्टिंग इन इट्स सिंप्लिसिटी, यानी कि धीरे धीरे जो है वो बदलते जाती है, उसका स्टाइल जो है वो बदलते जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा ग्रेजुअली, तुम्हारा ग्रेजुअली आ जाएगा। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस इज गिवन अ न्यू ब्लैंक बाय द ओल्ड आर्टिस्ट, यानी जो कॉमन एलिमेंट है सिंपैथी और सैक्रिफाइस का, वो क्या किया गया है, सुपरविजन, कंडीशन, डायमेंशन या इन्फेक्शन। तो देखो जो तुम्हारा सहानुभूति और बलिदान की जो बात की जा रहा है इसमें, कि जो दिस कॉमन एलिमेंट ऑफ सिंपैथी एंड सैक्रिफाइस वाज गिवन इन अ न्यू डायमेंशन आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि क्या किया जा रहा है, डायमेंशन मतलब होता है आयाम। तो इसमें क्या किया जा रहा है कि ऑथर के द्वारा, लेखक के द्वारा जो है इसमें सिंपैथी और सैक्रिफाइस का नया आयाम दिया जा रहा है। बाय द ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज हिज बाय हिज लास्ट डेस्परेट, खैर ये जरूरी नहीं है, मैंने यहाँ पर जो है तुम्हारा डायमेंशन आ जाएगा कि इसका जो है नया आयाम दिया जा रहा है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या है, थ्रू, दो या टफ या इनफ। तो देखो क्या हो सकता है, हाँ, बाय द ओल्ड आर्टिस्ट हु शोज बाय हिज लास्ट डेस्परेट एक्ट दैट वन कैन बी अ हीरो फॉर वन डे इफ ओनली वन केयर्स ब्लैंक। तो वन केयर्स क्या हो सकता है, कोई आदमी जो है वो हीरो तभी हो सकता है एक दिन के लिए अगर वो क्या करे, इफ वन केयर्स, वो केयर्स कितना करे, द्रो, थो, टफ या इनफ। तो देखो तो वो इनफ केयर करे, यानी कि जितना केयर करना चाहिए वो पर्याप्त केयर करे, तभी जो है वो एक दिन के लिए हीरो बन सकता है। अब क्या है, ओ हेनरीज ट्रीटमेंट ऑफ हिज मटेरियल इज बैलेंस्ड एंड कंट्रोल्ड, अ फाइन ब्लैंक ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस। अ फाइन क्या होना चाहिए, अ फाइन, लेजेंड, एसेंट, ब्लेंड या अमेंड। तो देखो इसमें अमेंड तो होगा नहीं, अमेंड मतलब होता है सुधार करना, ब्लेंड का मतलब होता है मिश्रण। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है, अ फाइन ब्लैंक ऑफ ह्यूमर एंड पैथोस, ह्यूमर एंड पैथोस का एक साथ आना, यानी कि एक मिश्रण की बात की जा रही है, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा ब्लेंड। तो इस तरह से तुम्हारा ये सेट कंप्लीट हुआ। आपका जो भी स्कोर हुआ कमेंट कर दीजिए एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।